फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को अकाउंट्स के कुछ बेसिक्स बताए थे। पहले हम लोग उसको रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक तो मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। लेकिन हमसे वैसे कोई पूछे अकाउंट्स क्या होता है तो इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फिर आप लोगों को बताया था कैपिटल क्या होती है। कैपिटल याद है आप लोगों को क्या थी? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस। जो ओनर पैसा लगाता है बिजनेस में वो कहलाती है कैपिटल। लाइबिलिटी क्या होती है? अमाउंट बोरोड फ्रॉम अदर्स, या फिर हम कह सकते हैं अमाउंट विच इज टू बी रीपेड लेटर, जिसको हम आगे चलकर पे करना है वो कहलाती है लाइबिलिटी। असेट्स क्या है? रिसोर्सेज केप्ट इन द बिजनेस टू डिराइव बेनिफिट। समझ में आ गया? तो असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, इनके मैंने आप लोगों को मीनिंग डिस्कस किए थे। और क्या क्या डिस्कस किया था? गुड्स भी बता दिया था लास्ट क्लास में। गुड्स क्या होते हैं? जिस भी आइटम में बिजनेस डील कर रहा है वो आइटम उसके लिए क्या कहलाएगी? गुड्स। ठीक है, बाकी के लिए अलग हो सकती है लेकिन उसके लिए कहलाएगी गुड्स। आगे बढ़ते हैं। परचेज। आज पहला टर्म मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, परचेज। परचेज का मीनिंग क्या होता है? देखिए, वैसे तो सबको पता ही है परचेज का हिंदी में मीनिंग होता है खरीदना, लेकिन अकाउंट्स की अपनी लैंग्वेज है, अपने कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग लैंग्वेज में परचेज का मीनिंग क्या होता है। परचेज का मीनिंग होता है गुड्स का खरीदना। ठीक है, जब गुड्स की कोई खरीदारी हो रही होगी, गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, अगर उसकी कोई खरीदारी कर रहा है बिजनेस तो वो क्या कहलाएगा? परचेज। अगर उसके अलावा कुछ और परचेज किया, उसके अलावा कुछ और खरीदा, तो वो परचेज वर्ड नहीं लिखा जाएगा बुक्स में, उसके लिए उस आइटम का नाम लिखना होगा। शायद आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है, एक सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाली फर्म है जो सॉफ्ट ड्रिंक बेचती है। उसने क्या किया? सॉफ्ट ड्रिंक बेचने के लिए खरीदी, तो वो जो सॉफ्ट ड्रिंक बार बार खरीदे जा रहा है वो अपनी बुक्स में क्या बार बार ये लिखे सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक? अरे जब पता ही है कि उसका काम ही सॉफ्ट ड्रिंक बेचने का है, तो वो जब भी खरीद के लाएगा पीछे से तो वो उसके लिए क्या बोल देगा? परचेज लिख देगा। तो सफिशिएंट है लिखना परचेज, क्योंकि पता ही है वो क्या खरीदेगा। मैक्सिमम परचेजेज उसके यहाँ किस चीज़ की हो? सॉफ्ट ड्रिंक की। इस वजह से सिर्फ परचेज वर्ड लिखा जाता है तो भी सब समझ जाएंगे बुक्स देख के कि इसने क्या खरीदा होगा जिसमें ये डील कर रहा है, मतलब सॉफ्ट ड्रिंक। बट अगर सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए वो एक रेफ्रिजरेटर खरीदता है, तो वो रेफ्रिजरेटर जो खरीद रहा है उसको अपनी बुक्स में वो परचेज नहीं दिखाएगा, उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने क्या लिया है? रेफ्रिजरेटर। आगे आप समझ में? तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि परचेज वर्ड अगर आपको, अब आप किसी की अकाउंटिंग बुक्स देखो और उसमें परचेज वर्ड मिल जाए आपको लिखा हुआ, तो इसका मतलब आप ये मत पूछना, आप ये तो लिखते कि खरीदा क्या आपने। वो कहेगा जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरा बिजनेस है वो ही खरीदूंगा, तो वो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, परचेज वर्ड लिखना सफिशिएंट होता है। लेकिन कुछ और खरीद रहा होगा तो वो उसको वहाँ पर मेंशन करना होगा। समझ में आ गया? पढ़ते हैं इसको। परचेज मीन्स परचेज ऑफ गुड्स ओनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ सॉफ्ट ड्रिंक सेलर purchases soft drink for reselling it, it is called purchase for him. However, if he purchase refrigerator, it is not a purchase for him. बट अगर वो रेफ्रिजरेटर खरीदता है सॉफ्ट ड्रिंक को ठंडा रखने के लिए तो वो उसके लिए परचेज नहीं कहलाएगी। आ रहा है समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। परचेज दो टाइप की होती है, एक कैश परचेजेस, दूसरी क्रेडिट परचेजेस। समझ में आ गया? एक कैश परचेज, दूसरी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज क्या होती है? अगर हमने अमाउंट इमिडिएटली पे कर दिया सामने वाले को, अगर हमने अमाउंट इमिडिएटली पे कर दिया सामने वाले को तो वो कहलाएगी कैश परचेज। अगर हम उसको पेमेंट बाद में देंगे तब वो क्या कहलाएगी? क्रेडिट परचेज। इसका मतलब उधारी पर सामान खरीदना। ठीक है, एक नगद में खरीदना, दूसरा उधारी में खरीदना। नगद में खरीदना मतलब कैश परचेज, उधारी पे खरीदना मतलब क्रेडिट परचेज। जब हम बाद में पेमेंट करेंगे तो वो कहलाएगी क्रेडिट परचेज। समझ में आ गया? अब इसमें एक कन्फ्यूजन आती है, हमने कैश में परचेज नहीं करी, हमने चेक से पेमेंट करी। और आजकल तो बहुत ऑप्शन आ गए, आपने पेटीएम कर दिया, कार्ड से पेमेंट कर दी, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर दी। देखो,
मैंने आप लोगों को कैश परचेज की डेफिनेशन क्या बताई, अमाउंट इज पेड इमीडिएटली, पैसे इमीडिएटली पे करने हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कैश में ही पे करने हैं। समझ में आ गया। ये तो क्या है कि कैश परचेज नाम इसीलिए रखा गया होगा कि बहुत पहले की बनी हुई अकाउंटिंग, तो उस टाइम पे कैश ज़्यादा चलता था, इस वजह से नाम रख दिया गया कैश परचेज। बट कैश परचेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कैश ही देना ज़रूरी है। समझ में आ रहा है। पेमेंट कैसे भी कर सकते हो, बस पेमेंट हाथ की हाथ करनी है, तब वो कहलाएगी कैश परचेज। बाद में करेंगे तो क्रेडिट परचेज। अब देखिए, अगर आप क्रेडिट पे किसी से सामान खरीद के ले आए तो बाद में चल के तो उसको पेमेंट करनी है, और हमें भी ध्यान रखना है कि उसको पेमेंट कितनी करनी है, कहीं वो बाद में ज़्यादा ना मांगने लग जाए। कम तो कोई नहीं मांगेगा, बट ज़्यादा तो वो मांग सकता है। इस वजह से हम उसका नाम लिखेंगे अपनी बुक्स में। अगर हम रमेश से 1 लाख रुपए का सामान खरीद के लाए उधारी पर, जिसको हम बोलेंगे क्रेडिट परचेज करा हमने रमेश, रमेश हमारे लिए बन जाएगा क्रेडिटर। तो मैं एक नया टर्म आप लोगों को बताया अभी, क्रेडिटर, CREDITOR, इसको बोलते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ, जिससे हमने उधारी पर सामान खरीदा हुआ है, पर्सन फ्रॉम हुम क्रेडिट परचेजेस आर मेड। ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसको हमें आगे चल के पेमेंट देनी है, वो बंदा कौन होता है, क्रेडिटर। समझ में आ गया। तो क्रेडिटर वो कहलाते हैं जिनसे भी हम उधारी पर सामान खरीदते हैं। देखिए आप लोग, इसमें मैंने मेंशन कर रखा है, द पर्सन फ्रॉम whom credit purchases are made is called creditor. In other words, creditor is a person to whom amount is to be paid at a later date. नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके आपको परचेज अगर समझ में आ गया हो, वैसी सेल है। सेल का मतलब आप लोगों को पहले से ही पता होगा, सेल का मतलब होता है बेचना। लेकिन अकाउंट्स में सेल का मतलब है जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं वो बेचना। जिन गुड्स में हम डील कर रहे हैं अगर वो बेचेंगे तो सिर्फ सेल मेंशन होगा तो ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक सॉफ्ट ड्रिंक सेलर ही अगर मैं लूँ, सॉफ्ट ड्रिंक सेलर सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहा है, तब तो उसके लिए सेल है, तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में वो बार बार सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक सेल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक क्यों लिखे, खाली सेल लिखेगा सफिशिएंट है। किसकी सेल करी होगी, उसी की। अब आप कहोगे वैसे भी तो इसी की सेल हो रही होगी, और क्या सेल हो रहा होगा। नहीं, क्या हो गया, जैसे अगर पुरानी कोई असेट पड़ी थी, फर्नीचर पड़ा था, वो फर्नीचर टूट गया और उसने वो स्क्रैप में बेच दिया, पुराने न्यूज़पेपर बेच दिए, रद्दी इकट्ठी हो गई थी, वो पुराने न्यूज़पेपर बेच रहा है, तो बेच तो वो भी रहा है, लेकिन वो सेल मेंशन नहीं करेगा, इसको उसको अलग से मेंशन करना पड़ेगा, ये उसके लिए सेल नहीं कहलाएगी। आ गया समझ में। तो सेल का मतलब अकाउंट्स में होता है गुड्स की सेल, जिसमें बिजनेस डील कर रहा होता है। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। सेल हेयर मीन्स सेल ऑफ goods only. For example, if a stationery shopkeeper sells pen, it is sale for him. स्टेशनरी वाले का काम है पेन पेंसिल ये सब चीज़ें बेचना। However, if he sells his old newspaper, it is not a sale for him. तो वो उसके लिए सेल नहीं कहलाएगी। जैसे मैंने आपको को बताया था, परचेज 2 टाइप की होती है, तो सेल भी 2 टाइप की होगी, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। कैश सेल कौन सी होगी, जिसमें हमें पैसा इमिडिएटली मिल जाए, वो कैश सेल। जिसमें हमें पार्टी सामने से रिक्वेस्ट करे कि हम पेमेंट बाद में दे देंगे, वो कौन सी सेल कहलाएगी, क्रेडिट सेल्स, मतलब उधारी पर सामान बेचना। फिर वही बात, कैश सेल का मतलब ये मत समझना कि पैसे कैश में ही मिलेंगे, चाहे पैसे कैश में मिल रहे हो, पेटीएम कर रहा हो, कार्ड से पेमेंट कर रहा हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हो, जैसे मर्जी कर रहा हो, पेमेंट हाथ की हाथ मिल रही है तो कैश सेल्स, उधारी पर बेच रहे हैं तो क्रेडिट सेल्स। अब जिसको भी हमने उधारी पर सामान बेचा उसका भी नाम हमें मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैंने मोहन को 1 लाख रुपए के गुड्स उधारी पर बेचे, तो मोहन को याद रखना हो ना रखना हो, हमें तो ज़रूर रखना पड़ेगा कि हमें मोहन से पैसे लेने, और उसको जितने भी टाइम हमारा प्रॉमिस किया है उसने, उसके बाद अगर वो नहीं देता है तो हमें उसको रिमाइंड कराना होगा कि आप अपनी पेमेंट दे दो। वो अब उसको क्या बोला जाता है, जैसे मैंने आपको परचेज में बताया था, अगर क्रेडिट परचेज किसी से करते हैं तो वो कहलाता है क्रेडिटर। जिसको हम उधारी पर सामान बेचते हैं वो कहलाता है अपनी बुक्स में डेटर। ठीक है, ये नया टर्म यूज़ करा, डेटर, DEBTOR, इसमें बी साइलेंट होता है तो ये कहलाएगा डेटर। तो डेटर कौन हुआ, अ पर्सन टू हुम क्रेडिट सेल्स आर मेड। जिसको भी हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं वो बंदा कौन है,
क्रेडिट डेटर है। ठीक है, अब डेटर में हम ऐसे भी कह सकते हैं वो बंदा जिससे हमें आगे चल के पेमेंट लेनी हो, वो डेटर है। पढ़ते हैं इसको। द पर्सन टू हुम क्रेडिट सेल्स आर मेड इज कॉल्ड डेटर। इन अदर वर्ड्स, डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम अमाउंट इज टू बी रिसीव एट अ लेटर डेट। आ गया समझ में? तो एक मैंने नई चीज़ आज क्या डिस्कस करी, एक तो पहले सबसे पहले परचेज बताया। परचेज मतलब गुड्स को खरीदना, वो परचेज कहलाता है। फिर परचेज दो टाइप की होती है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। जिससे भी क्रेडिट पर परचेज करते हैं वो कहलाता है क्रेडिटर। नेक्स्ट बताया आपको सेल। सेल मतलब होता है गुड्स की सेल। सेल दो टाइप की होती है, कैश सेल, क्रेडिट सेल। जिसको भी हम क्रेडिट पे सेल करते हैं वो बंदा हमारी बुक्स में कहलाता है डेटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। 8th पॉइंट लिखा है इसमें, असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो लॉजिक है। कैपिटल मतलब जो अमाउंट ओनर ने इन्वेस्ट किया, लाइबिलिटी मतलब जो उधारी पर हमने बोरो किया किसी से। अब बोरो किया और अपना लगाया, ये दोनों मिलाकर ही तो असेट्स खरीदी जाएंगी। इस वजह से असेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, एक और टर्म यूज डिस्कस करते हैं, डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो, हमारे यहाँ जो असेट्स होती हैं वो फर्नीचर हमने खरीदा, एयर कंडीशनर खरीदा, इनकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी ड्यू टू यूज़ एंड पासेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम पास होएगा और जैसे जैसे हम उसको और यूज़ करते रहेंगे तो उनकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। अगर आप कोई चीज़ 1 लाख की लेके आए थे, आप उसको 2 साल यूज़ कर लो तो उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, और 4 साल यूज़ कर लो तो उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू में गिरावट आ रही है, ये गिरावट जो आती है इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स में डेप्रीसिएशन। तो फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट ड्यू टू यूज एंड पासेज ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। आ गया समझ में? ये होता है डेप्रीसिएशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ असेट्स। देखिए, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें काम आएगी। पहले 1-2 चैप्टर जो है अकाउंट्स में वो थ्योरी के हैं, तो उस थ्योरी में जितने भी और चीज़ें बच जाएगी अभी वो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी मैं जो टर्म्स आप लोगों को बता रहा हूँ, जो क्लासिफिकेशंस बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि हम प्रैक्टिकल पर जा पाएँ। ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम तब कर पाएंगे जब हमारे को ये बेसिक टर्म्स समझ में आ जाएंगे। तो असेट्स की क्लासिफिकेशन होती है नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। बहुत सिंपल है। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है जो 1 साल से ज़्यादा चल रहे, जो हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बिजनेस में लेके आते हैं, वो कहलाती हैं नॉन करंट असेट्स। और वो असेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए, कहने का मतलब जो फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती हों, वो होती हैं करंट असेट्स। एग्जाम्पल, पहले नॉन करंट असेट के एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग एक बार ले ली कई साल तक चलेगी। फर्नीचर एक बार ले लिया 3-4 साल 5 साल तक चलेगा। बिल्डिंग एक बार ले ली कई साल चलेगी। समझ में आ गया? तो ये वो असेट्स होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा चलती हैं, इनको बोला जाता है नॉन करंट या फिर बोला जाता है फिक्स्ड असेट्स। करंट असेट्स कौन सी? जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। एग्जाम्पल, स्टॉक। स्टॉक आज इतना है, कल थोड़ा सा बिक जाएगा, कैश की फॉर्म में बदल जाएगा, फिर इसके बाद और स्टॉक बढ़ जाएगा। तो स्टॉक चेंज होता रहता है, इस वजह से स्टॉक क्या कहलाता है? करंट असेट। बैंक में जो बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट, बैंक भी असेट है क्योंकि हर वो रिसोर्स जो हमने बिजनेस में रख रखा है बेनिफिट कमाने के लिए, वो सब असेट्स हैं। आप धीरे धीरे करके जब हम प्रैक्टिकल पे आएंगे तब समझ में आएगा आपको कि क्या क्या असेट्स होती हैं। अभी जस्ट हम ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं कि करंट असेट्स के एग्जांपल क्या होते हैं और नॉन करंट के क्या होते हैं। तो करंट में मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले स्टॉक, फिर इसके बाद बैंक बैलेंस। नेक्स्ट है डेटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। डेटर अभी हमने डिस्कस किया था। डेटर क्या होता था? जिसको हमने उधारी पर सामान बेचा है। अब जिसको हमने उधारी पर सामान बेचा है वो कभी ना कभी हमें पैसे देने वाला होगा, और ये बात तो पक्का है वो 1 साल का तो पीरियड, इससे ज़्यादा तो हमने दिया नहीं होगा किसी को भी। अगर हम कहेंगे ठीक है आप उधारी पर सामान हमने किसी को बेचा तो आप बाद में पे कर देना,
तो कितने बाद में, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, किसी को हम ये तो नहीं कहेंगे जनरली कि आप 2 साल बाद पेमेंट कर देना, कोई बात नहीं। तो इस वजह से डेटर्स भी क्या कहलाते हैं, करंट एसेट्स। आ गया समझ में? जिस तरीके, एक बार पढ़ लेते हैं इसको, फिर लाइबिलिटीज पे चलेंगे, कोई नहीं। नॉन करंट एसेट हेल्ड इन बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। करंट एसेट्स के लिए लिखा है हेल्ड फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर। नॉन करंट एसेट का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर। करंट एसेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है स्टॉक, कैश, बैंक, डेटर्स, ये सब चीज़ें। ठीक है। लाइबिलिटीज़, जैसे एसेट्स की क्लासिफिकेशन बताई, सिमिलरली लाइबिलिटीज़ की भी है। लाइबिलिटीज़ भी 2 तरीके की होती है, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, दूसरी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी कौन सी होगी, जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर दी जाए, वो होती है करंट लाइबिलिटी। जो 1 साल के बाद हम पे करेंगे वो कहलाती है नॉन करंट लाइबिलिटी। अब एग्जांपल इसका, जैसे हमने लॉन्ग टर्म लोन लिया बैंक से, अगर हम बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, नॉन करंट लाइबिलिटी। और करंट लाइबिलिटी का एग्जांपल क्या हो सकता है, अभी हमने एक वर्ड डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या था, उधारी पर सामान खरीदना। तो उधारी पर सामान खरीदा है अगर हमने, तो उसको पेमेंट तो करनी होगी, और इतना, जैसे हम अपने डेटर को ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो उसने भी हमें कितना टाइम दिया होगा, 1-2 महीने का टाइम दिया होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं, 1 साल से ज़्यादा तो नहीं ही होगा। इस वजह से क्रेडिटर्स क्या, कौन सी लाइबिलिटी कहलाते हैं, करंट लाइबिलिटी। समझ में आ गया? तो करंट, नॉन करंट, बस ये होता है इसमें। नॉन करंट लाइबिलिटी टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, और करंट लाइबिलिटी टू बी पेड विद इन 1 ईयर। फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, और करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल क्रेडिटर्स। ठीक है। नेक्स्ट है ड्राइंग्स, इंपॉर्टेंट है ड्राइंग्स टर्म। देखो, ओनर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया था वो क्या कहलाता है, कैपिटल। अब ओनर जब पैसे को बिजनेस से लेकर जाएगा अपने पर्सनल पर्पस के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। तो क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। अच्छा, आप लोगों को एक कन्फ्यूजन हो रही होगी कि ओनर का ही तो बिजनेस है, तो वो अगर पैसे निकालेगा तो उसको रिकॉर्ड क्या करने, बिल्कुल रिकॉर्ड करना है। देखो, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे चल के, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें एक प्रिंसिपल आता है अकाउंटिंग का, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। वो ये कहता है कि बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो बिजनेस है और जो उसका ओनर है वो 2 अलग अलग लोग हैं, उनको एक नहीं मानना। तो जब भी बिजनेस में वो कुछ लेके आएगा तब भी रिकॉर्ड करना है, बिजनेस से वो कुछ निकालेगा पर्सनल पर्पस के लिए, उसको रिकॉर्ड करना है। और आप खुद सोचो, चलो सोल प्रोप्राइटर जो अकेला काम कर रहा है उसकी छोड़ो, अगर पार्टनरशिप होती, 3-4 लोग आपस में मिलके काम कर रहे होते, अब उसमें से कोई एक बंदा अपने घर पैसे लेके जा रहा है, तो क्या उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इस वजह से वो क्या कहलाता है, ड्राइंग्स। आ रहा है समझ में? तो पढ़ते हैं इसको। अमाउंट और गुड्स, कई बार गुड्स भी ले जाता है। अब अगर उसको घर में किसी ऐसे गुड्स की ज़रूरत पड़ गई जिसमें वो बिजनेस ही उसका उन सेम चीज़ों का है, जैसे अगर शर्ट है, शर्ट का बिजनेस है, अब उसको घर में शर्ट की ज़रूरत है, तो वो शर्ट बाज़ार से लाने की बजाय हो सकता है अपने बिजनेस से उठाकर शर्ट अपने घर ले जाए। तो ये क्या हो गई, ड्राइंग्स। अमाउंट और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर ऑफ बिजनेस फॉर पर्सनल पर्पस, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या होता है, देखिए, डेटर जब पैसा नहीं दे पाए, इसको बोलते हैं डेटर इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट को हिंदी में बोला जाता है, अगर आपने वर्ड सुना हुआ हो, दिवालिया निकल जाना। किसी का दिवालिया निकल लिया, दिवालिया निकलने का मतलब हो गया कि उसने हमारे हाथ खड़े कर दिए अपने कि अब मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो हमारे जो डेटर्स थे वो बैड हो गए, इस वजह से वो कहलाता है बैड डेट्स। ठीक है। व्हेन अ डेटर इज अनेबल टू पे हिज ड्यूज, इट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो ये हमारे लिए नुकसान हो गया। ठीक है। बैड डेट्स हम लोगों के लिए नुकसान है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे थे कि हमें इतने रुपए मिलने वाले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बैड डेट्स हो जाते हैं। ठीक है। एक और टर्म डिस्कस करते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब आपको पता ही है, वैसे तो हिंदी में डिस्काउंट का मतलब छूट देना होता है। डिस्काउंट 2 टाइप की होती है अकाउंट्स में,
एक ट्रेड डिस्काउंट और दूसरी होती है कैश डिस्काउंट। देखो ध्यान से समझना, ट्रेड डिस्काउंट को काउंटर पे डिस्काउंट जो मिलता है वो भी कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई सामान लेने गए, वो आपको 1200 रुपये का बोल रहा था, 1200 रुपये का एक पीस बोल रहा था। अब आपने 2 पीस खरीदे और आपने कहा कि क्योंकि मैं 2 खरीद रहा हूँ तो मुझे सस्ता लगा दो, तो हो सकता है उसने 2000 रुपये में 2 लगा दिए, ठीक है। वैसे 2400 बन रहा था बट उसने 2000 में आपको लगा कर दे दिया। अब आप घर लेकर आ गए, तो आप कितने का बताओगे उसको? ऑब्वियसली आप 2000 का ही बताओगे। आपको पूरी स्टोरी समझाने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबको, कि जिस कोई जो भी आपसे रेट पूछेगा कि आपको पूरी स्टोरी, पहले वो 2400 बोल रहा था, फिर उसने 400 कम कर दिए, फिर 2000 हुए, आप सीधा उसको कितना बोलोगे? 2000 रुपये। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? क्वांटिटी पर। जनरली ट्रेड डिस्काउंट कंपनीज देती हैं ज़्यादा सेल्स को एंकरेज करने के लिए, सामने वाले को मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा खरीदे, ठीक है, कि 1 खरीदोगे तो 1000 का है और 2 खरीदोगे तो ठीक है हम आपको 1800 का लगा देंगे। तो ये एक तरीके का ट्रेड डिस्काउंट हो गया। और ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम सीधा वो एंट्री पास करते हैं कि कितने का खरीद के लाए। आ रहा है समझ में कि पूरी स्टोरी लिखने की ज़रूरत क्या है। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है। कैश डिस्काउंट कब किस लिए दिया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया जाता है मोटिवेट करने के लिए कि सामने वाला पेमेंट जल्दी कर दे, या तो हाथ की हाथ कर दे, या फिर विद इन जितना हमने पीरियड दे दिया कि 3 दिन के अंदर अंदर कर दोगे तो आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी, अगर आप 3 दिन के अंदर नहीं करोगे तो आपको फिर पूरे पैसे देने पड़ेंगे। जैसे अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा था 1800 का, कि 1 खरीदोगे 1000 का, 2 खरीदोगे 1800 के, तो ये 200 रुपये जो डिस्काउंट था ये तो ट्रेड डिस्काउंट था। अब 1800 में भी एक और स्कीम रख दी कि अगर आप आज ही पेमेंट दे दोगे या मैक्सिमम कल तक पैसे ले आओगे तो 1700 दे देना, अगर आप कल के बाद पैसे लेके आओगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 1800 पूरे देने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में? ये वाला डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट। अब अकाउंट्स में कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स का मेरा मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स जो हम लोग बनाते हैं इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला जाता है। तो कैश डिस्काउंट हमेशा बुक्स में रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि आप आज खरीद के ले आए 1800 का, 1 दिन का उसने टाइम दिया, अब कल जब आप पेमेंट करने जा रहे हो तो आपको 1700 पेमेंट करनी पड़ी, तो ये 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन हुई, आज खरीद के लाने की, कल पेमेंट करके आने की। तो इस वजह से ये दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, इसलिए कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। आ रहा है समझ में? तो इसमें डिस्काउंट में मैंने आपको क्या बताया, 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। अब पढ़ लेते हैं इसको। गिवन व्हेन मोर क्वांटिटी इज परचेज्ड, और कैश डिस्काउंट गिवन व्हेन अर्ली पेमेंट इज मेड। ट्रेड डिस्काउंट के लिए लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, कैश डिस्काउंट रिकॉर्डेड इन बुक्स। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।